सभी के लिए गुड मॉर्निंग। नवीन सुबोध स्कूल की ऑनलाइन क्लास के प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों का स्वागत है। देखो बच्चों, कल हम लोग बात कर रहे थे नर जनन तंत्र के भागों के बारे में। ठीक है, नर जनन तंत्र के कौन कौन से भाग होते हैं इनके बारे में हमने देखा था। और हमने कौन कौन से देखे थे, एक बार हम फिर से देख रहे हैं, केवल नाम उनके। सबसे पहले हमने देखा था वृषण कोश, यदि याद हो तो। दूसरा हमने देखा था वृषण कोश के बाद में दूसरा आता है वृषण। तीसरा देखा था हमने अधिवृषण। ठीक है, 3। चौथा हमने देखा था शुक्र वाहिनी। शुक्र वाहिनी, ठीक है। कल हमने 4 पॉइंट तक हमने पढ़ लिया था। एक बार जो पिछला है उसको 2 मिनट में फटाफट रिवाइज कर रहे हैं कि वृषण कोश जो होते हैं ना, वृषण कोश के अंदर क्या होंगे, वृषण स्थित होंगे। और वृषण का काम होता है युग्मक निर्माण या शुक्राणु निर्माण और परिपक्वन का काम होता है। अधिवृषण का काम होता है कि वृषण में निर्मित शुक्राणुओं को ग्रहण करने का काम होता है। और मुख्य अधिवृषण जो होता है ना, या अधिवृषण काय, उसमें शुक्राणु 30 दिन तक संग्रहित रहते हैं। तो शुक्राणुओं को संग्रहित करने का काम अधिवृषण का या एपिडिडाइमस का होता है। अगला आता है इसके बाद में बासा डिफरेंस, ठीक है, या शुक्र वाहिनी। कल शुक्र वाहिनी के बारे में बता रहे थे कि वृषण जो होते हैं और इन वृषण के ऊपर क्या मिलता है, अधिवृषण। ठीक है, वृषण के ऊपर अधिवृषण। और अधिवृषण में पुच्छ अधिवृषण जो होता है, ये पुच्छ अधिवृषण अपनी तरफ आगे चल के एक नलिका के रूप में बदल जाता है। और ये नलिका जो होती है ना, वो इनगुइनल कैनाल में से होती हुई कहाँ पहुँचती है, उदर गुहा में पहुँचती है। इनगुइनल कैनाल से होती हुई उदर गुहा में पहुँचेगी। और जब तक ये उदर गुहा में पहुँचती है तब तक तो ये थोड़ी कुंडलित होती है, थोड़ी कुंडलित होगी। उसके बाद में फिर ये कैसी हो जाएगी, अकुंडलित हो जाएगी। और अपनी तरफ की जो मूत्र वाहिनी होती है, जो वृक्कों से निकलती है ना, अपनी अपनी तरफ की मूत्र वाहिनी के चारों ओर एक फंदा लगाती हुई, और ये कहाँ आती है, मूत्राशय के पीछे की ओर शुक्राशय स्थित होता है। ये कहाँ तक आती हैं, जो मूत्राशय होता है इस मूत्राशय के नीचे की ओर, ठीक है, या अधर भाग में, यहाँ पे क्या होता है, शुक्राशय। तो अपनी ओर की मूत्र वाहिनी से आती हुई, और ये क्या करती हैं, ध्यान से देखना, ये शुक्र वाहिनी आ रही है, ठीक, शुक्र वाहिनी यहाँ आती हुई, और जो शुक्राशय होता है, शुक्राशय से एक नलिका निकलती है, उस नलिका के साथ में जुड़कर, और ये किसका निर्माण करेगी, स्खलन वाहिनी का निर्माण करेगी। शुक्राशय जो होता है ना, ये रहा शुक्राशय। ऐसे शुक्राशय के अपनी, शुक्राशय 2 होते हैं, अपनी अपनी तरफ के शुक्राशय से निकलने वाली जो ये नलिका होती है, ये जो नलिका है, इस नलिका से ये क्या हो जाएगी, शुक्र वाहिनी जुड़ जाएगी। ठीक, और शुक्र वाहिनी जुड़कर स्खलन वाहिनी का निर्माण करेगी। अब यहाँ पे जो ये वाहिनी होगी ना, इस वाहिनी को हम स्खलन वाहिनी के नाम से जानेंगे, जो अगला पॉइंट आएगा। तो देखो, ये तो हो गई शुक्राशय से निकलने वाली शुक्र वाहिनी, शुक्राशय से निकलने वाली जो डक्ट होती है वो हो गई। ये शुक्र वाहिनी ऊपर से आ ही रही है, ठीक है, शुक्र वाहिनी यहाँ से आ रही है, और शुक्र वाहिनी जैसे ही इस नलिका से जुड़ेगी तो इसका कुछ भाग जो होता है ना, ये फूल जाता है, ये कुछ भाग थोड़ा सा फूल जाएगा। इस फूले हुए भाग को हम लोग एम्पुला के नाम से जानते हैं। इस फूले हुए भाग को एम्पुला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब एम्पुला जो होता है, एम्पुला का काम क्या होता है, एम्पुला, इसका काम होता है कि ये शुक्राणुओं को कुछ समय तक क्या रखेगा, संग्रहित रखेगा। एम्पुला शुक्राणुओं को कुछ समय तक संग्रहित रखता है। तो एम्पुला जो होता है ना, जब 2 नलिकाएं आपस में, या नलिकाएं जो होती है ना, ये आपको मादा जनन तंत्र में भी आएगा, अंडवाहिनी के अंदर। तो शुक्र वाहिनी और अंडवाहिनी का फूला हुआ भाग जो होगा वही क्या कहलाएगा, एम्पुला के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एक बार शुक्र वाहिनी फिर से देख लेना कि शुक्र वाहिनी जो होती है, शुक्र वाहिनी ये कहाँ से निकलती है, जो वृषण होते हैं, वृषण के ऊपर अधिवृषण जो होगा,
वृषण, और वृषण के ऊपर क्या होता है, अधिवृषण, और अधिवृषण का पुच्छ भाग जो होगा, जो कम कुंडलित होता है, वही क्या करता है, शुक्र वाहिनी का निर्माण करेगा। लगभग कितनी होती है ये, 45 सेंटीमीटर की संरचना होती है, लगभग 45 सेंटीमीटर की। और ये 45 सेंटीमीटर की संरचना ये क्या करती है, देखो इसका एक डायग्राम बनाते हैं, उससे अच्छा समझ में आ जाएगा। देखो कल वृषण कोश की संरचना बताई थी, तो वृषण कोश में वृषण जो होते हैं इनके ऊपर अधिवृषण होगा, और अधिवृषण का पुच्छ भाग जो होता है, जिसको हम टेल या कौड़ा के नाम से जानते हैं, इसका अंतिम भाग किसका निर्माण करेगा, शुक्र वाहिनी का निर्माण करता है। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, शुक्र वाहिनी का निर्माण करेगा। प्रत्येक शुक्र वाहिनी की लंबाई जो होती है वो कितनी होगी, 45 सेंटीमीटर होगी। और ये शुक्र वाहिनी, ध्यान से सुनो, आपके लिए जो क्रीमेस्टर पेशियां बताई थी, क्रीमेस्टर पेशियों के समूह में आपके लिए कौन कौन सी चीज बताई थी कल वीडियो के अंदर, स्वायत्त तंत्रिका, ध्यान से, स्वायत्त तंत्रिका, धमनी और शिराएं अर्थात रुधिर वाहिनियां, धमनी और शिराएं भी बताई थी। इसके अलावा लसिका वाहिनी ये भी बताई थी, लसिका वाहिनी, और एक बताई थी आपको शुक्र वाहिनी। ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के समानांतर या क्रीमेस्टर पेशियां जो यहाँ थी, इन क्रीमेस्टर पेशियों के समानांतर ये पाई जाती हैं। अब ये शुक्र वाहिनी जो होती है ना, वो टेल या कौड़ा से निर्मित होती है, पश्च भाग से, और ये इन्गुइनल कैनाल के द्वारा, ये वाली कैनाल, ये जो भाग है ना पूरा, ये भाग कौन सा होते हैं, इन्गुइनल कैनाल, जिसके द्वारा वृषण कोश उदर गुहा से जुड़े हुए रहते हैं। तो इन्गुइनल कैनाल जो होती है, इस इन्गुइनल कैनाल से होती हुई, ठीक है, कहाँ पहुंचती हैं, ये उदर गुहा में पहुंचती हैं। अब उदर गुहा में जो पेल्विक क्षेत्र होता है ना, दोनों साइड में हमारी जो कमर होती है, कमर में रीढ़ की हड्डी, पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है, इस रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ कमर से ऊपर हमारी दो किडनियां पाई जाती हैं, दो वृक्क पाए जाते हैं। वृक्क कहाँ पे होंगे, जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो मेरुदंड है हमारी, ये मेरुदंड का अंतिम जो यहाँ कमर वाला भाग होता है, तो यहाँ कमर के इस मेरुदंड के दोनों तरफ कमर वाले भाग में क्या होते हैं, दो किडनियां होती हैं, और इन किडनियों से क्या निकलती हैं, मूत्र वाहिनियां निकलती हैं। ठीक है, तो ये मूत्र वाहिनियां कहाँ होती हैं, उदर गुहा के अंदर होती हैं। अब ये क्या करती हैं, शुक्र वाहिनी कि अपनी अपनी साइड की जो मूत्र वाहिनी होती है ना, इसके चारों ओर क्या लगाती है, एक फंदा लगाती हुई जाती है इस प्रकार से, और घूमती हुई वापस कहाँ जाती है, मूत्र वाहिनी के नीचे यहाँ होता है मूत्राशय। ठीक है, पेरिटोनियम क्षेत्र में मूत्राशय होगा। इस मूत्राशय के पास में या अधर वाले भाग में एक जोड़ी क्या होते हैं, शुक्राशय होते हैं, सेमिनल वेसिकल्स होते हैं।
शुक्राशय होते हैं। और इन शुक्राशय से क्या निकलती है, देखो मूत्राशय जो होता है, लास्ट ईयर आपने पढ़ा होगा उत्सर्जन तंत्र में, मूत्राशय से क्या निकलती है, मूत्र जनन नलिका निकलती है। मूत्राशय से मूत्र जनन नलिका निकलेगी, तो इस मूत्र जनन नलिका में शुक्राशय से एक नलिका जाती है, एक नलिका शुक्राशय से जाएगी। ठीक है, तो ये शुक्र वाहिनी होती है ना, अपनी अपनी तरफ के जो शुक्राशय से निकली हुई नलिका होती है, इस नलिका से जाके ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। ऐसे ही यहाँ से ये आएगी, ये क्या होगी, जुड़ जाएगी शुक्राशय से निकली हुई नलिका से। और जहाँ ये जुड़ेंगी ना, ये स्थान जो होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इस प्रकार से ये स्थान थोड़ा सा फूल जाता है। इस स्थान को हम क्या बोलते हैं, एम्पुला के नाम से जानते हैं। इसी स्थान को एम्पुला। ठीक है, एम्पुला का काम क्या होता है, एम्पुला का काम है कि ये कुछ समय तक शुक्राणुओं को संग्रहित रखने का काम करेगा। अब इसके बाद में देखो शुक्र वाहिनी हो गई। शुक्र वाहिनी जब शुक्राशय से निकली ये जो नलिका होती है इसके साथ में जुड़ती है, तो ये किसका निर्माण कर लेती है, स्खलन वाहिनी का निर्माण कर लेती है। स्खलन वाहिनी, इजैकुलेटरी ट्यूब या डक्ट, इसका निर्माण कर लेगी। अर्थात स्खलन वाहिनी, शुक्राशय से निकली हुई वाहिनी और शुक्र वाहिनी मिलके एक नलिका का निर्माण करती हैं। इसी नलिका को हम क्या बोलते हैं, स्खलन वाहिनी के नाम से जानते हैं, स्खलन वाहिनी। ठीक है, स्खलन वाहिनी ये लगभग 2 सेंटीमीटर की संरचना होती है, 2 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। और इसका काम होता है कि शुक्र वाहिनी से आने वाले जो शुक्राणु होंगे और शुक्र द्रव जो होता है, ध्यान से सुनना, शुक्र वाहिनी को किसको ला रही है, शुक्राणुओं को। या शुक्राणु बन रहे हैं, अधिवृषण ने इनको ग्रहण किया, उसके बाद में शुक्राणु कहाँ पहुंच रहे हैं, शुक्र वाहिनी में पहुंच रहे हैं। तो शुक्र वाहिनी में शुक्राणु और शुक्र, इसमें शुक्राशय के अंदर शुक्र द्रव जो होता है, इस द्रव को मिला के दोनों मिलके ये कहाँ पहुंचते हैं, इस मूत्र मार्ग में पहुंचते हैं। ठीक है, तो अगला पॉइंट आता है इसके बाद में मूत्र मार्ग। अगला जो पॉइंट है, इसी में बता दें। देखो मूत्र मार्ग किसे कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं शुक्राशय नहीं, मूत्राशय से निकला भाग जो होता है, लंबी नलीनुमा जो संरचना होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग, या इसको यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। ठीक, मूत्र मार्ग जो होता है ये लगभग 20 सेंटीमीटर का होता है, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है। और ये मानव जो होता है, मानव के जो, ध्यान से सुनना फिर से, जो मूत्राशय होता है, मूत्राशय से लेकर और मूत्र जनन छिद्र जो होता है बाहर, जिसको हम पेनाइल मीटस के नाम से जानते हैं, यहाँ तक पाई जाने वाली जो लंबी नलीनुमा संरचना होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। फिर से सुन लेना, मूत्राशय से लेके मूत्र जनन छिद्र तक की लंबी नलीनुमा संरचना जो होती है, यही मूत्र मार्ग कहलाती है या यूरेथ्रा कहलाती है। और ये लगभग कितनी होती है, 20 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब यूरेथ्रा जो होती है ना, इसी के अंदर, ध्यान से सुनना, इसी के अंदर क्या होती है, ये स्खलन वाहिनी जो है, ये स्खलन वाहिनी, ये वाली, ठीक है, स्खलन वाहिनी भी इसी के अंदर खुल रही है। और स्खलन वाहिनी से क्या आ रहे हैं, शुक्र द्रव प्लस शुक्राणु। स्खलन वाहिनी से शुक्र द्रव व शुक्राणु कहाँ आ रहे हैं, इस मूत्र मार्ग में या इस नलिका के अंदर आ रहे हैं। तो ये नलिका जो होगी ना, इसको हम बोलेंगे मूत्र जनन नलिका।
ध्यान से सुन लेना कि शुक्र द्रव शुक्राणु ये किससे निकल रहे हैं, स्खलन वाहिनी से निकल रहे हैं, स्खलन वाहिनी। ठीक है, ये स्खलन वाहिनी जो है इससे निकल रहे हैं। स्खलन वाहिनी के स्राव प्लस कौन सा, मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग, ये दोनों मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, मूत्र जनन नलिका का निर्माण करते हैं, मूत्र जनन नलिका का निर्माण करेंगे। स्खलन वाहिनी और ये दोनों मिलके मूत्र जनन नलिका का निर्माण करेंगे। अर्थात नर जो होता है ना मानव के अंदर, उनके अंदर ये नलिका उत्सर्जन का भी काम करेगी, मूत्र उत्सर्जन का भी काम करेगी, प्लस जनन नलिका का भी काम करेगी। ठीक है, दोनों का काम यही नलिका करती है। आगे है इसके बाद में कि ये जो मूत्र जनन नलिका होती है, मूत्र जनन नलिका के आगे की ओर एक छिद्र पाया जाता है। इसी के द्वारा क्या होता है कि मानव के नर के द्वारा मूत्र और ह्यूमन सीमम का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। और इसको हम इस छिद्र को पेनाइल मीटस के नाम से भी जानते हैं, या यूरिनोजेनिटल, इसको हम यूरिनोजेनिटल एपरेचर इस नाम से भी जानेंगे, या इसको पेनाइल मीटस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, आपके बुक में पेनाइल मीटस दे रखा है और इसको यूरिनोजेनिटल एपरेचर्स के नाम से भी इसको जानते हैं। जो आगे छिद्र के द्वारा ये मूत्र जनन नलिका जो होती है ना, मूत्र जनन नलिका आगे जिस छिद्र के द्वारा खुलेगी उस छिद्र को यूरिनोजेनिटल एपरेचर या पेनाइल मीटस के नाम से जानते हैं। क्लियर है यहाँ तक? फिर से सुन लेना कि आज हमने शुरुआत करी थी किससे, स्खलन वाहिनी से। स्खलन वाहिनी क्या होती है कि जो शुक्र वाहिनी जा रही है ना, ये शुक्र वाहिनी क्या करती है, अपनी अपनी तरफ के जो शुक्राशय होते हैं, इन शुक्राशय से निकली वाहिनी से जाके क्या हो जाती हैं, ये जुड़ जाती हैं। और जिस स्थान से ये जुड़ेंगी ना, वो स्थान थोड़ा सा क्या होगा, फूला हुआ रहेगा। इस फूले हुए भाग को हम क्या बोलेंगे, एम्पुला के नाम से जानेंगे। एम्पुला में कुछ समय के लिए शुक्राणु संग्रहित होते हैं। ठीक है, और फिर इससे आगे की जो नलिका होगी, ये वाला जो भाग होगा, ये नलिका जो होगी, इस नलिका को हम क्या बोलते हैं, स्खलन वाहिनी के नाम से या एजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, स्खलन वाहिनी या एजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानेंगे, जो लगभग 2 सेंटीमीटर लंबी होती है। अगला आता है इसके बाद में यूरेथ्रा। अगला पॉइंट, यूरेथ्रा या मूत्र मार्ग। ये क्या होता है कि मूत्राशय से लेके, ठीक है, मूत्राशय पेरिटोनियम क्षेत्र में मिलेगा, मूत्राशय से लेके मूत्र जनन छिद्र जो होता है, यहां तक पाई जाने वाली लंबी नलीनुमा संरचना जो होती है, वही क्या कहलाती है, मूत्र मार्ग कहलाती है, जो लगभग कितना होता है, 20 सेंटीमीटर का होता है। मानव के अंदर ये जनन अंग होता है जो कि ह्यूमन सीमन को मादा की वेजाइना तक पहुंचाने का काम करेगा, या नर युग्मकों को मादा के गर्भाशय तक या वेजाइना तक पहुंचाने का काम करेगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, स्खलन वाहिनी। सबसे पहले स्खलन वाहिनी जो होती है, स्खलन वाहिनी प्लस ये मूत्र मार्ग, मूत्राशय वाला, ध्यान से सुन लेना, इस वाले मार्ग को हम यूरिनोजेनिटल मार्ग के नाम से या पथ के नाम से जानते हैं, सॉरी, यूरिनोजेनिटल पथ के नाम से जानते हैं। ठीक, क्यों बोलते हैं यूरिनोजेनिटल, इसको हिंदी में बोलते हैं मूत्र जनन नलिका। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मानव के अंदर, नर के अंदर मूत्र उत्सर्जन का तो कार्य करते ही हैं, उसके अलावा ये जनन का भी कार्य करते हैं। अर्थात इसी नलिका के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया होगी और इसी की के द्वारा मानव के अंदर जनन की क्रिया होगी। ठीक है, मैथुन की क्रिया होती है, यह मुख्य मैथुन अंग होता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। ये जो मूत्र मार्ग होता है, ये मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है। ठीक है, मुख्य मैथुन अंग कहलाता है। अगली बात कि ये जो होता है ना मूत्र मार्ग, इस पे 2 प्रकार के स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं। 2 प्रकार के स्फिंक्टर्स होते हैं। एक तो कहाँ होता है, बिल्कुल आधार की ओर होता है, यहाँ पे होगा,
आधार की ओर, ठीक है। और एक कहाँ होता है, परिधि की ओर होता है, जो इसकी सतह है इसकी ओर होता है। तो दो प्रकार के इसमें स्फिंक्टर्स पाए जाते हैं, एक तो अंदर की ओर जिसको हम इंटरनल स्फिंक्टर्स के नाम से जानते हैं, और एक होता है बाहर की ओर, ठीक। तो दो प्रकार के स्फिंक्टर्स पाए जा रहे हैं। अगली बात कि जो ये मूत्र मार्ग है ना, ये पूरा मूत्र मार्ग जो है इसको हम 3 भागों में बांट के चल रहे हैं। मेन तो इसके 3 भाग होते हैं, लेकिन जनरली इसको हम 4 भागों में भी लेके चल सकते हैं। अब 4 भाग कौन कौन से हैं वो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले भाग आता है यूरिनरी यूरेथ्रा। पहला यूरिनरी यूरेथ्रा। देखो, यूरिनरी का मतलब होता है, यूरिन का मतलब होता है मूत्र से, यूरिन का मतलब मूत्र से होता है, या यूरिन का मतलब होता है यूरिया से। और यूरिया हमारे शरीर में किस में पाई जाती है, ज्यादातर मूत्र के अंदर पाई जाती है, इसलिए मूत्र को हम क्या बोलते हैं, यूरिन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। तो यहां पे लिख रहा है यूरिनरी यूरेथ्रा, अर्थात ऐसा मूत्र मार्ग जो केवल किसका, मूत्र का ही उत्सर्जन करता हो, जो केवल यूरिन का ही उत्सर्जन करता हो, उसको हम क्या बोलेंगे, यूरिनरी यूरेथ्रा के नाम से जानेंगे, ठीक है। सामान्य कंडीशन में जब तक युग्मकों का निर्माण नहीं होता है ना, तब तक ये क्या कहलाता है, यूरिनरी यूरेथ्रा कहलाता है। मानव के अंदर, नर के अंदर लगभग 12 से 14 वर्ष की उम्र के दौरान शुक्र जनन की क्रिया होगी, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया होती है या शुक्राणु निर्माण की क्रिया 12 से 14 वर्ष तक होती है। उससे पहले तक ये मूत्र मार्ग जो होता है ना, ये मूत्र मार्ग केवल और केवल किसके काम आता है, यूरिन त्यागने के या मूत्र उत्सर्जित करने के ही काम में आता है। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, यूरिनरी यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। पहला पॉइंट हो गया, इतना ज्यादा इसका महत्व है नहीं है। दूसरा जो है ना, दूसरा आता है इसके बाद में प्रोस्टेटिक रीजन, ठीक है, या इसको बोलते हैं प्रोस्टेटिक भाग के नाम से भी जानते हैं। देखो, ये भाग जो होता है ना, प्रोस्टेटिक भाग जो होता है, यहां पे क्या होती है, मूत्राशय के नीचे की ओर सिंघाड़े की सी आकृति की एक ग्रंथि होती है। मानव का जो मूत्राशय होता है ना, मूत्राशय से नीचे की ओर सिंघाड़े नुमा, ठीक है, जैसे सिंघाड़े में वो सिंघाड़ा देखा है, सिंघाड़े के अंदर ऐसे उभरे हुए से भाग मिलेंगे, ऐसे ही इसमें सिंघाड़े जैसी एक ग्रंथि पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्रंथि केवल और केवल नर में पाई जाती है, मेल में मिलेगी, फीमेल के अंदर नहीं पाई जाती है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है मूत्राशय या ब्लेडर के नीचे की ओर पाई जाती है, ठीक। दूसरा, इस प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में से, देखना ध्यान से, जैसे ये यहां पे क्या मिल रही है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जा रही है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से जो भाग गुजर रहा है, यहां से, ये आपको पता है, यहां से लेके और यहां तक का जो ये भाग है 20 सेंटीमीटर लंबा, ये मूत्र मार्ग है। तो मूत्र मार्ग का ये वाला जो भाग होगा जो कि इस प्रोस्टेट ग्रंथि के मध्य से निकल रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक पार्ट के नाम से या प्रोस्टेटिक रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक। प्रोस्टेटिक भाग के नाम से इसको जानते हैं। और ये लगभग कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का। ये जो स्खलन वाहिनी होती है ना, ये भी किस में खुलती है, इस प्रोस्टेट क्षेत्र के अंदर खुलती है। ये स्खलन वाहिनी जो जा रही है, ये स्खलन वाहिनी भी कहाँ पे खुलेगी, इस प्रोस्टेटिक क्षेत्र के अंदर खुलने का काम करेगी। आ गया वो समझ में। तो मूत्र मार्ग यहाँ से, मतलब मूत्राशय जो होता है, मूत्राशय के बारे में, वृक्कों के बारे में आपने पिछली साल पढ़ा है, और वहाँ ये भी पढ़ा है कि मूत्राशय से मूत्र मार्ग निकलता है जो कि मूत्र उत्सर्जन का काम करेगा।
लेकिन मानव के नर के अंदर ये मूत्र उत्सर्जन का तो काम करता ही है, उसके साथ में ये जनन का भी काम करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मूत्र जनन मार्ग या मूत्र जनन नलिका के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला कि इसमें प्रथम भाग जो कि मूत्राशय के जस्ट नीचे मानव में नर के अंदर ग्रंथि होती है प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच में से जो ये भाग होता है, ये वाला जो भाग है पूरा, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टेटिक भाग के नाम से जानते हैं, जो लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसी में क्या खुलती हैं, स्खलन वाहिनी भी इसी भाग में आके खुलती हैं, स्खलन वाहिनी भी। ठीक है। अगला आता है इसके बाद में प्रोस्टेटिक क्षेत्र के बाद में मेम्ब्रेनस पार्ट, तीसरा। या इसको बोलते हैं झिल्लीय भाग। देखो कि प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की ओर, इसको साफ बना दें पहले, जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, इस प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की ओर यहाँ पे लगभग 1 सेंटीमीटर का भाग होता है जिसको हम मेम्ब्रेनस पार्ट के नाम से जानते हैं। तो एक झिल्ली में संरचना होती है। ठीक है, झिल्ली में संरचना होती है, या ये वाला जो भाग होता है ना, इस भाग में क्या होती है, एक पतला सा झिल्ली में डायफ्राम होता है जिसको हम यूरिनोजेनिटल डायफ्राम के नाम से भी जानते हैं, मूत्र जनन तंतु पट के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना, प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की ओर झिल्ली नुमा भाग होता है। ठीक है, जैसे हमारे वक्ष और उदर दोनों के बीच में डायफ्राम होता है ना, एक झिल्ली नुमा भाग होता है, एक पतला झिल्ली नुमा भाग होगा जिसको डायफ्राम बोलेंगे। ऐसे ही प्रोस्टेट और इसके नीचे का जो भाग होता है, इसके बीच में एक झिल्ली नुमा भाग होता है जिसको हम यूरिनरी, इस भाग को हम लोग यूरिनोजेनिटल डायफ्राम के नाम से जानते हैं। ठीक है, या इसको हिंदी में बोलते हैं मूत्र जनन तंतुपट। ठीक है, तो ध्यान से सुनना फिर कि हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मूत्र मार्ग के बारे में। मूत्र मार्ग जो होता है मूत्राशय से निकलता है, ये आप सबको पता है, और इसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 20 सेंटीमीटर होती है। इसकी लंबाई लगभग 20 सेंटीमीटर होगी, और ये जो होता है इसका पहला भाग जो होगा वो कौन सा होगा, प्रोस्टेटिक भाग, जो कि प्रोस्टेट ग्रंथि के बीच वाला भाग होता है, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर वाला भाग होगा, और इसमें क्या खुलती है, स्खलन वाहिनी खुलती है। दूसरा आता है झिल्लीय भाग। झिल्लीय भाग जो होता है, प्रोस्टेट के नीचे की ओर एक पट पाया जाता है, तंतु पट पाया जाता है, जिसको हम यूरिनोजेनिटल के नाम से या मूत्रोजनन तंतु पट के नाम से जानते हैं। और ये जो पट होता है ना, इस पट को भेद कर निकलने वाला जो ये भाग होगा, ये पट जो होता है इसको भेद कर निकलने वाला जो भाग होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, झिल्ली में या मेम्ब्रेनस पार्ट के नाम से जानते हैं। मानव की जो जनन सहायक ग्रंथियां हैं उनमें एक ग्रंथि आती है काउपर्स ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि। ठीक है, इसको बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं, बल्वो यूरिथ्रल इसका दूसरा नाम है। बल्वो यूरिथ्रल ग्लैंड के नाम से भी इसको जानते हैं। ये ग्रंथि जो होती है ना, वो इसी झिल्ली में भाग में पाई जाती है। मेम्ब्रेनस पार्ट जो होता है, इसी मेम्ब्रेनस पार्ट के अंदर ये झिल्ली में ये झिल्लियां पाई जाती हैं, ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, ये वाली ग्रंथियां जो हैं, इन ग्रंथियों को हम अलग से पढ़ेंगे। जैसे पहले प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई, ये अलग से आएगी, दूसरी काउपर्स ग्रंथि हो गई या बल्वो यूरिथ्रल ग्रंथि हो गई, और तीसरी होती है शुक्राशय। 3 सहायक ग्रंथियां होती है मानव के अंदर। अब इसके बाद में
अगला जो भाग है ना वो ये झिल्ली वाला भाग हो गया, ठीक है, जैसे ये झिल्ली वाला भाग, इसके बीच वाला ये जो भाग होगा वो कौन सा होगा, मेम्ब्रेनस पार्ट होगा। इसके बाद में झिल्ली में भाग से लेके नीचे तक का जो ये भाग होता है जो कि शरीर से बाहर होता है, ठीक है, शरीर से बाहर होता है, इसको हम बोलते हैं स्पंजो यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। इसको क्या बोलेंगे, कैप्सस के नाम से या स्पंजो यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। अगला जो है, ठीक, तीसरा, या इसको बोलते हैं हम शिशनीय भाग, इसको हिंदी में इसको बोलते हैं कैप्सस, या फिर इसको शिशनीय भाग के नाम से जानते हैं। शिशनीय भाग जो लगभग 16 से 17 सेंटीमीटर लंबा होता है ये, ठीक है, और ये एक छिद्र के द्वारा, ध्यान से सुनो, एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है और इसी छिद्र को हम मूत्रोजनन छिद्र के नाम से जानते हैं। मूत्रजनन छिद्र के नाम से या मूत्रोजनन छिद्र के नाम से, या इसको यूरिनोजेनिटल एपरेचर के नाम से या पेनाइल मीटस के नाम से इसको जानते हैं। इस छिद्र को आपके नोट्स में सारी चीज लिखी हुई है, पीडीएफ के अंदर सारी चीज लिखी हुई मिलेगी कि कहाँ पे किस छिद्र को हम किस किस नाम से जान रहे हैं। तो अब एक बार फिर से देख लेना, ये तो हो गए यहाँ इसके काम। फिर से देखो एक बार, हम लोग पढ़ रहे थे स्खलन वाहिनी के बारे में, ठीक है। स्खलन वाहिनी जो है, स्खलन वाहिनी ध्यान से सुन लेना, ये लगभग 2 सेंटीमीटर की संरचना होती है। जो शुक्र वाहिनी होती है ना, जब शुक्र वाहिनी उदर गुहा में घूमती हुई और अपनी अपनी तरफ की मूत्र वाहिनी के चारों ओर घूमती हुई एक फंदा लगाती हुई जैसे ही मूत्राशय के नीचे की ओर आएंगी, तो मूत्राशय के नीचे की ओर दोनों पार्श्व भागों में शुक्राशय स्थित होते हैं। शुक्राशय की से निकलने वाली जो नलिका होती है, इस नलिका से आके ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे ये शुक्राशय है, शुक्राशय से ये नलिका निकल रही है और ये क्या आ रही है, शुक्र वाहिनी, तो यहाँ पे आके ये क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। अब जुड़ने से पूर्व ये क्या करेगी, कुछ स्थान कैसा हो जाएगा, इसका फूला हुआ हो जाएगा। इस भाग को हम एम्पुला के नाम से जानते हैं। अगला कि फिर इसके बाद में ये आगे वाली जो नलिका होगी जिसमें शुक्र वाहिनी से निकले पदार्थ और शुक्र द्रव से निकले पदार्थ आ रहे हों, इसको हम किस नाम से जानते हैं, स्खलन वाहिनी। ये जो छोटा सा पार्ट है, छोटी सी जो नलिका रह जाएगी, ये स्खलन वाहिनी कहलाएगी, जो लगभग 2 सेंटीमीटर की होगी ये। अच्छा, इसके बाद में अगला आता है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग कहते हैं मानव के अंदर, देखो, एक ही मार्ग के द्वारा मानव के सीमम, ठीक है, और मूत्र जो होता है, यूरिन जो होता है, ये शरीर से बाहर त्यागे जाते हैं। तो मूत्र मार्ग जो होता है, मूत्र मार्ग मूत्राशय से निकला नलिकानुमा भाग, ठीक है, जो कि एक छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है, इसी को हम मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के नाम से जानते हैं। मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा के नाम से जानेंगे। इसी में क्या होता है, स्खलन वाहिनी खुलती है, स्खलन वाहिनी खुल रही है, इसी में क्या आ रही है, मूत्राशय से निकलने वाली नलिका भी आ रही है। तो इस वाले भाग को हम पूरे को क्या बोलते हैं, यूरिनोजेनिटल डक्ट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यूरिनो, यदि केवल और केवल मूत्र निकलता तब तो इसको हम यूरिनो डक्ट के नाम से जानते, लेकिन यूरिनो डक्ट के साथ में इसमें क्या निकल रहे हैं, साथ के साथ में शुक्राणु, गैमेट्स भी आ रहे हैं, इसलिए इसको यूरिनोजेनिटल भी बोलते हैं, मूत्र जनन नलिका भी बोलते हैं इसको। और इसके 3 भाग होते हैं मेन। तो चौथा भाग जो है यूरिनरी यूरेथ्रा जो होता है, ये तो केवल और केवल यूरिन का त्याग करता है, ये ध्यान रखना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा प्रोस्टेटिक भाग जो होता है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है प्रोस्टेट होती क्या है। प्रोस्टेट होती है नर जनन ग्रंथि होती है प्रोस्टेट, जो इस मूत्राशय के नीचे की ओर पाई जाएगी। तो इस जैसे ये प्रोस्टेट ग्रंथि है, ठीक है, अब ये नलिका आ रही है, तो प्रोस्टेट के यहाँ से लेके और यहाँ तक के भाग को ही तो भेदेगी ये। तो ये वाला जो भाग होगा ना, ये वाला भाग, यही भाग क्या कहलाएगा, प्रोस्टेटिक भाग कहलाता है। और इसी भाग में क्या होती है, स्खलन वाहिनी आके खुलेंगी, इसी भाग के अंदर स्खलन वाहिनी खुलेगी। तीसरा है मेम्ब्रेनस पार्ट,
कि प्रोस्टेट के नीचे का जो भाग होगा, ये वाला जो भाग होता है, ये एक तंतु में झिल्ली में संरचना होती है और ये क्या करती है, मूत्र नलिका जो होती है ये इस झिल्लीनुमा भाग को भी भेद कर पार निकल जाती है। जैसे एक कागज में आप पेन दबाओ, ठीक है, पेन को आर पार निकालो तो पेन क्या होगा, कागज के आर पार से चला जाएगा। ऐसे ही ये नलिका जो होती है इस झिल्ली भाग को भेद कर पार निकलती है। ठीक है, आगे है तीसरा शिशनीय भाग, या इसको बोलते हैं हम कैप्सस के नाम से। अगला जो है, ठीक है, कैप्सस के नाम से जानते हैं। ये मुख्य भाग होता है, ये वाला भाग जो है मुख्य मैथुन अंग कहलाता है, जिसको हम शिशन के नाम से भी जानते हैं। और ये भाग स्पंजियो यूरेथ्रा भी कहलाता है। इसका एक नाम और होता है स्पंजियो यूरेथ्रा। ठीक है, स्पंजियो यूरेथ्रा भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं स्पंजियो यूरेथ्रा? क्योंकि इसका अधिकांश भाग जो होता है ना वो स्पंजी ऊतकों का बना हुआ होता है। इसकी संरचना आ रही है, उसमें आएगा ये स्पंजी ऊतकों की संरचना। ठीक है, तो ये तीन भाग हो गए, किसके? मुख्य तीन भाग मूत्र मार्ग के भाग हो गए। अब मूत्र मार्ग के भाग में जो ये मेन कॉपुलेटरी ऑर्गन्स होता है, मुख्य मैथुन अंग जो होता है, जो कि क्या कहलाता है, शिशन या पेनिस कहलाता है। अब हमें इसकी संरचना पढ़नी है, जो कि शरीर से कहाँ रहता है, बाहर रहता है। नर जनन तंत्र में हमारे लिए शरीर से बाहर या तो वृषण कोष दिखेंगे और या फिर यहाँ पे क्या दिखता है, शिशन जो होगा वो बाहर लटका हुआ दिखाई देगा। और जब फर्स्ट डे आपको इसका डायग्राम बनवाया था, चैप्टर स्टार्ट की थी, तो यहाँ बताया था कि ये वाला भाग जो होता है वो कौन सा होता है, शिशनीय भाग होता है। ये एक डायग्राम बनाया था, उसमें बताया था शिशनीय भाग। अब सबसे पहले अब अगला स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम लोग पेनिस या शिशन के बारे में। देखो, नर जनन तंत्र जो होता है, नर जनन तंत्र का अगला भाग आता है पेनिस या शिशन। ये मूत्र मार्ग का ही भाग होता है, एक तरह से ये मान के चलो। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य मैथुन अंग के नाम से भी जानते हैं। मुख्य मैथुन अंग के नाम से इसको जानेंगे। किसको? पेनिस या शिशन को। पेनिस जो होता है ना, ये एक इरेक्टाइल होता है, इरेक्टाइल और पेशीय संरचना होती है। इरेक्टाइल पेशीय संरचना होती है, ध्यान से सुनना। पेशीय संरचना है, किसी प्रकार की इसमें अस्थि वगैरह नहीं पाई जाएंगी। और शिशन जो होता है इसको तीन भागों में बांटा गया है। तीन भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूट पेनिस, दूसरा है बॉडी पेनिस और तीसरा है ग्लांस पेनिस। ठीक है, तीन भागों में इसको बांटा गया है। अब देखो, एक डायग्राम बना रहे हैं यहाँ, रफली डायग्राम है। ये तो हो गया मूत्राशय। मूत्राशय से मूत्र जनन नलिका निकल रही है। ठीक है, मूत्र जनन नलिका निकली और मूत्र जनन नलिका में ये वाला जो भाग होगा यहां से यहां तक का, ये तो कौन सा होगा, प्रोस्टेटिक भाग होगा। दूसरा ये जो पार्ट होगा, ये वाला भाग, ये कौन सा होगा, मेम्ब्रेनस पार्ट होगा, झिल्लीय भाग होगा। और ये जो भाग है पूरा के पूरा, इस भाग को हम बोलते हैं, जो शरीर से बाहर निकला हुआ होता है, इस भाग को हम बोलते हैं शिशन या पेनिस के नाम से जानते हैं। इस वाले भाग को, ये भाग जो होता है ना, इसके ऊपर स्पंजियोसम ऊतकों का आवरण होता है। स्पंजी ऊतकों का इस पे क्या होगा, आवरण होगा।
तो देखो सबसे पहला आता है रूट पेनिस। रूट का मतलब क्या होगा, जड़। रूट भाग को क्या बोलेंगे, जड़। और जड़ कहाँ होती है, बिल्कुल आधार में होती है। तो ये वाला जो भाग होता है पेनिस का, अंदर वाला जो भाग होता है वो कौन सा होता है, रूट पेनिस। सबसे अंदर वाला भाग रूट पेनिस कहलाएगा। दूसरा है बॉडी पेनिस। बॉडी पेनिस जो होता है ये कहाँ, ये यहाँ ध्यान से सुनना, यहाँ से लेके और यहाँ तक का ये क्या होता है, भाग होता है। अर्थात झिल्लीय भाग जो होगा ना, इस झिल्लीय भाग से लेके और जो आगे की ओर ये फूला हुआ भाग है यहाँ तक मिलेगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक मिलता है ये, ठीक है। और तीसरा नीचे की ओर फूला हुआ भाग होता है, इस भाग को हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं, ग्लांस पेनिस के नाम से। तो तीन भाग हो गए, रूट पेनिस अंदर का होता है, आधारीय भाग होगा, बॉडी पेनिस जो बाहर निकला हुआ भाग होता है, ठीक है, और जिसमें क्या पाई जाती है, त्वचा पाई जाती है। इसमें बाहर की ओर क्या मिल रही है, त्वचा पाई जाएगी। और आगे की ओर सबसे अग्र भाग जो होगा वो कौन सा होगा, ग्लांस पेनिस, जो कि फूला हुआ होता है। और इसी ग्लांस पेनिस पे क्या पाए जाते हैं, पीनल मीटस नामक छिद्र पाए जाते हैं, या मूत्र जनन छिद्र पाए जाते हैं इसी पर, ठीक है। अब इसकी संरचना, ये तो हो गई, तीन भाग इसके होते हैं। इसकी यदि हम अनुप्रस्थ काट काटें इसकी, ठीक है, जैसे ये पेनिस है, इसकी हमने अनुप्रस्थ काट काटी, तो अनुप्रस्थ काट में इसकी संरचना हमें लगभग कैसी दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है, गोल दिखाई देगी। और बाहर की ओर क्या मिलती है, इस पे बाहर की ओर एक आवरण, त्वचा का आवरण पाया जाता है, बाहर की ओर त्वचा का आवरण होगा, ठीक, बाहर की ओर त्वचा का आवरण होता है। और इसमें दो भाग, ध्यान से सुनना, इसके अंदर क्या होते हैं, इसमें दो प्रकार के इरेक्टाइल ऊतक दिखाई देते हैं, दो प्रकार के, तीन इरेक्टाइल ऊतक दिखाई देते हैं, ध्यान से, दो प्रकार के तीन इरेक्टाइल ऊतक दिखाई देंगे। अब वो कौन कौन से हैं, दो तो कहां होते हैं, पार्श्व भागों में होते हैं, दो पार्श्व भागों में होते हैं, और एक कहां होता है, अधर भाग में होता है। दो पार्श्व भागों में हैं जिनको हम कार्पस कैवर्नोसा के नाम से जानते हैं। किस नाम से, कॉर्पोरा, इसको जो पार्श्व भागों में है इनको क्या नाम है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, इनके नाम जरूर ध्यान रखना। जो पार्श्व भागों में है ना ये, इनको तो हम क्या बोलेंगे, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नाम से जानते हैं। और जो अधर भाग में है, इस अधर भाग वाले को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कॉर्पस स्पंजियोसम के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब पेनिस की या शिशन की, इसकी हमने क्या करी, अनुप्रस्थ काट काटी यहां से, ठीक है। तो अनुप्रस्थ काट काटने पे इसकी संरचना लगभग कैसी दिखाई देती है, गोल दिखाई देती है, जिसमें बाहर की ओर तो क्या रहेगा, ये त्वचा जो होगी ना, इस त्वचा का आवरण दिखाई देगा। और इसमें दो प्रकार के तीन इरेक्टाइल, इरेक्टाइल बोलते हैं हम उच्छाई, तीन प्रकार के इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, जिनमें से दो तो कहां होते हैं, पार्श्व भागों में होते हैं, दो पार्श्व भागों में, जिनको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नाम से जानते हैं। जबकि एक जो होगा ना वो कहां होगा, अधर भाग में होगा, जिसको हम कॉर्पस स्पंजियोसम के नाम से जानते हैं, ठीक है, कॉर्पस स्पंजियोसम के नाम से जानते हैं। अब ये ध्यान सुना, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कॉर्पस स्पंजियोसम, ठीक, इसके अंदर तीन प्रकार के ऊतक, दो प्रकार के तीन ऊतक हैं। इनके चारों ओर क्या होता है, एक आवरण पाया जाता है ट्यूनिका एल्बुजिनिया का, इनके चारों ओर ट्यूनिका एल्बुजिया का आवरण पाया जाता है। एल्बुजिया, ठीक है, इसका आवरण देखो,
इसके बाहर की ओर जो पेनिस है ना, पेनिस के बाहर की ओर तो त्वचा का आवरण मिल रहा है, ये तो क्या हो गई, इसकी त्वचा हो गई। और त्वचा इसके अंदर की ओर, त्वचा को जब हटाएंगे तो त्वचा के हटाने के बाद में इसमें क्या है, 3 ऊतक मिलेंगे। और इन ऊतकों के बाहर की ओर जो त्वचा होगी या ढकने वाला आवरण जो होगा उसको बोलेंगे ट्यूनिका एल्बुजिया के नाम से जानते हैं। अब यहां देखो, ये 2 क्या हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा हैं। तो कैवर्नोसा के बीच में 1 और 1 2, इनके बीच में क्या होता है, एक पट बन जाता है। एक ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या बन जाता है, एक पट बन जाता है दोनों के, अर्थात कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होती है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बीच में एक पट बन जाने से इस पट को हम किस नाम से जानते हैं, पेनिस सेप्टम के नाम से जानते हैं, पेनिस सेप्टम। ये कई सारे नाम ऐसे मिलेंगे आपके लिए जो अटपटे होंगे और ज़्यादातर एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में इनके नाम आते हैं कि कौन से का क्या काम होता है या कहाँ पे पाया जाता है या किससे हार्मोन निकल रहे हैं, इनका जरूर ध्यान रखना। तो शिशन का ध्यान रखना, पेनिस के अंदर 2 प्रकार के इरेक्टाइल ऊतक होते हैं, कौन कौन से, कार्पस स्पंजियोसम जो निचले भाग में होगा, अधरवर्ती भाग में होगा, और पार्श्व भागों में कौन सा होता है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा पाया जाता है। पार्श्व भागों में कॉर्पोरा कैवर्नोसा, कार्पस स्पंजियोसम, दोनों के ऊपर एक आवरण मिलता है, ट्यूनिका एल्बुजिया का आवरण पाया जाता है। और कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होता है इसके बीच में एक सेप्टम या एक पट बन जाता है, और इस पट को, ये जो पट बनेगा, इस पट को हम क्या बोलते हैं, पेनिस सेप्टम के नाम से जानते हैं। ठीक है, पेनिस सेप्टम। अगला है इसके बाद में कि ये बताया था ना आपको कि शिशन का अग्रभाग जो होता है ये फूला हुआ होता है, और ये क्या कहलाता है, ग्लांस पेनिस कहलाता है, ग्लांस पेनिस। अब ध्यान से सुनना कि ये जो स्पंजियोसम वाला भाग होता है, ध्यान से सुन लेना कि कॉर्पोरा कैवर्नोसा और कॉर्पोरा स्पंजियोसम, इन दोनों में क्या होता है कि शिशन के, ये देखो ऊतक यहाँ पे चल ही रहे हैं, जैसे यहां बना दिए ये ऊतक, आप ऐसे समझना कि जो ये ब्लैक लाइन बनाई है, ठीक है, ये जो ब्लैक लाइन है ना, ये तो किसको दिखा रही है कि ये 1 2 1 2, ये तो किसको दिखा रही है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा को प्रदर्शित कर रही है। और जो ये लाल रंग में है, रेड मार्कर से जो बनाई है, इसको आप समझना कि ये क्या है, कॉर्पोरा स्पंजियोसम वाला ऊतक है। ठीक, अब जैसे जैसे शिशन की लंबाई में वृद्धि होती है ना, तो कॉर्पस स्पंजियोसम जो होती है ये कैवर्नोसा से आगे की ओर बढ़ जाएगी। तो ये देखो ब्लैक वाली जो है वो यहां तक ही आगे सीमित रह गई। ठीक, ये ग्लांस पेनिस जो है वो रेड कलर से बना रहे हैं ये। तो ये ब्लैक वाली लाइन जो कि किसको प्रदर्शित कर रही है, कॉर्पोरा कैवर्नोसा को, और रेड वाली किसको प्रदर्शित कर रही है, स्पंजियोसम को प्रदर्शित कर रही है। तो ये ब्लैक वाली लाइन केवल यहां तक ही सीमित रह गई, जबकि रेड वाली अर्थात स्पंजियोसम जो होता है, ये स्पंजियोसम क्या करता है, शिशन के अग्रभाग पे जाके और फूली हुई संरचना का निर्माण करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। तो ग्लांस पेनिस, ध्यान रखना, ग्लांस पेनिस का जो निर्माण होता है वो कौन से ऊतक से होता है, स्पंजियोसम ऊतक से होता है। ठीक है, स्पंजियोसम ऊतक से होगा। और अभी थोड़ी देर पहले बताई थी ना कि इस मूत्र मार्ग को हम स्पंजियो यूरेथ्रा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होते हैं, स्पंजी ऊतक ज्यादा होते हैं, स्पंजी ऊतक, इसलिए इसको स्पंजियो यूरेथ्रा के नाम से भी जानेंगे। अगला कि ध्यान से सुनना कि ये वाला जो भाग होता है
ये फूला हुआ जो भाग होगा साइड में, देखो कोई भी चीज़ ये आ रहे हैं ऊतक और ये क्या होंगे ऐसे यहाँ फूल जाएंगे, तो ये आगे फूला हुआ भाग जो होता है ना इसको बोलते हैं हम कोरोना के नाम से, जो फिलहाल चल रहा है। ठीक है, ये फूला हुआ भाग जो होगा वो कहलाता है कोरोना। और कोरोना जो होता है, कोरोना का मतलब होता है मुकुट, कोरोना का मतलब मुकुट होता है, और मुकुट हमेशा कहाँ रहता है, शीर्ष भाग पे होता है। तो ये मूत्र मार्ग है, मूत्र मार्ग का सबसे शीर्ष भाग कौन सा होगा, ये। तो ये जो चौड़े भाग होते हैं, पार्श्व वाले भाग हैं चौड़ाई के, ये वाला भाग कौन सा होगा, कोरोना कहलाता है। अगला है इसके बाद में कि इसको ढकने वाली जो त्वचा होती है ना, इसके पूरे की पूरे पेनिस को ढकने वाली जो त्वचा होती है इसको, या ग्लांस पेनिस को ढकने वाली जो त्वचा होती है इसको हम फोर स्किन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपकी बुक में है कि ग्लांस पेनिस को ढकने वाली जो त्वचा होती है जो कि वलयाकार होती है इसको हम फोर स्किन, या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस के नाम से जानते हैं। हिंदी में भी यही है और अंग्रेजी में भी यही है, फोर स्किन या प्रीप्यूस, अर्थात इस ग्लांस पेनिस को ढकने वाली त्वचा जो होगी, ठीक है, वो फोर स्किन या प्रीप्यूस कहलाएगी। अब ध्यान से सुनना कि एक शब्द है हमारे पास में स्मैग्मा, स्मैग्मा, ये क्या होता है, स्मैग्मा क्या होता है कि सामान्य तौर पे क्या होता है कि जो ग्लांस पेनिस होता है ना, ये जो अग्र त्वचा होती है ये नम रहती है, और जीवाणुओं के संक्रमण के कारण इसमें क्या आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है, दुर्गंध आने लगती है कि मूत्र मार्ग या जो पेनिस होता है, पेनिस के अग्रभाग में यदि सफाई नहीं हो तो जीवाणुओं का संक्रमण होगा। तो संक्रमण होने पे तेलीय ग्रंथियां, जो इस भाग में कौन सी, तेलीय ग्रंथियां मिलती हैं, इस वाले भाग में तेलीय ग्रंथियां होंगी, और तेलीय ग्रंथियां जो होती हैं उनके कारण उनमें कोई जीवाणु का संक्रमण हो जाएगा तो बहुत दुर्गंध आने लगती है। इसी को क्या बोलते हैं, स्मैग्मा के नाम से जानते हैं, मतलब जीवाणुओं के संक्रमण के कारण क्या आना, दुर्गंध आना, ये स्मैग्मा कहलाएगा। अगला है इसके बाद में कि क्या नाम है, शायद इसमें हो गए सारे पॉइंट, एक बार फिर से देख लेना। मूत्र मार्ग के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। मूत्र मार्ग जो होता है वो मूत्राशय से लेके और मूत्र जनन छिद्र, जिसको हम पेनाइल मीटस के नाम से जानते हैं इसको, ठीक है, या इसको यूरिनोजेनिटल एपरेचर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ से और यहाँ तक की जो संरचना होती है इसी को हम मूत्र मार्ग के नाम से जानते हैं। ठीक, मूत्र मार्ग जो होता है इसको 3 भागों में बांटा था। 3 भाग कौन कौन से थे, सबसे पहला था प्रोस्टेटिक भाग, दूसरा था झिल्लीय भाग और तीसरा था शिशनीय भाग। ये 3 भाग थे। फिर हम देख रहे हैं किसकी संरचना, शिशन की संरचना। शिशन जो है, शिशन मुख्य मैथुन अंग होता है और ये इरेक्टाइल और पेशीय होता है। इसको 3 भागों में बांटा है, रूट पेनिस, बॉडी पेनिस और ग्लांस पेनिस। रूट पेनिस जो होता है ये सबसे अंदर वाला भाग होता है, रूट पेनिस वाला, ठीक है, जहां से इसकी क्या होगी, उत्पत्ति होगी। दूसरा है बॉडी पेनिस, कि रूट पेनिस से लेके और ग्लांस पेनिस तक का जो ये भाग होगा, जो बाहर की ओर, शरीर से बाहर की ओर रहेगा, इसको हम बॉडी पेनिस के नाम से जानेंगे। और तीसरा है ग्लांस पेनिस, कि शिशन का या पेनिस का अग्रभाग जो होता है ये थोड़ा सा कैसा होता है, फूला हुआ होता है, इसी को हम ग्लांस पेनिस के नाम से जानते हैं। यदि इसकी अनुप्रस्थ काट काटे ना, तो अनुप्रस्थ काट में इसमें हमारे लिए 2 प्रकार के क्या मिलते हैं, 2 प्रकार के 3 इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं, जिनमें से 2 तो कहाँ होते हैं, पार्श्व भागों में होते हैं, जिनको हम कॉर्पोरा कैवर्नोसा के नाम से जानते हैं, और एक अधर भाग में होता है जिसको हम कॉर्पस स्पंजियोसम के नाम से जानते हैं। और ये छिद्र जो होता है ना, इसी को हम यूरिनोजेनिटल एपरेचर या मूत्र जनन छिद्र के नाम से जानते हैं। इसी छिद्र से क्या होती है कि मूत्र या यूरिन और ह्यूमन सीमन जो होते हैं ये बाहर आएंगे, ठीक है, इसी छिद्र से। और दोनों कॉर्पोरा कैवर्नोसा के बीच में एक सेप्टम होता है जिसको हम पेनिस सेप्टम के नाम से जानते हैं।
स्पंजियोसम वाला भाग जो होता है ना, ये फूलकर किसका निर्माण करेगा, ग्लांस पेनिस का निर्माण करेगा। ग्लांस पेनिस को ढकने वाली त्वचा जो होगी वो प्रीप्यूस या फोरस्किन कहलाएगी। और इसमें जीवाणु संक्रमण हो जाए तेलीय ग्रंथियों में तो इसको हम स्मैग्मा बोलते हैं। ग्लांस पेनिस का सबसे शीर्ष भाग जो होता है, जो जहां तक चौड़ा होगा वो वाला भाग कोरोना कहलाता है। और ये फोरस्किन जो होती है ना, फोरस्किन या त्वचा, ग्लांस पेनिस को ढकने वाली त्वचा फोरस्किन कहलाएगी। और फोरस्किन का संबंध त्वचा से एक फ्रेनुलम नामक संरचना के द्वारा होता है। जैसे हमारी जीभ होती है ना, जीभ हमारी ऊपर से तो क्या रहेगी, स्वतंत्र रहेगी। जैसे जीभ है ऊपर से बिल्कुल स्वतंत्र है, लेकिन नीचे जीभ को आप उठा के देखना, नीचे से वो क्या है, जो निचला जबड़ा होता है, तालू जो होता है निचला, उससे एक पतली झिल्ली के द्वारा जुड़ी हुई रहती है, जिसको हम फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। तो ऐसे ही फोरस्किन जो होती है, जिस झिल्ली के द्वारा इस त्वचा से जुड़ी हुई रहेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेनुलम के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये शायद आपके शिशन के बारे में या शिशन की संरचना आपके यहाँ पे कंप्लीट हो गई। ठीक, साथ ही साथ में इसके बाद में अगला आता है जनन सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, जनन सहायक ग्रंथियां जो हैं वो हम लोग अपनी अगली वीडियो में लेके चलेंगे। और कल जो वीडियो मिलेगी आपके लिए, उसमें अब तक के पढ़ाए हुए, इस चैप्टर में अब तक के पढ़ाए हुए सारे पॉइंट आपको पॉइंट टू पॉइंट डायग्राम के रूप में आपको पहले से ही बने हुए मिलेंगे। आज कैसे भी लगा लो, किसी कारणवश आज डायग्राम नहीं बन पाए थे, लेकिन जो भी आपके लिए पढ़ा दिया है ना, इन नामों को आप एक काम करना, इन नामों को एक कॉपी में या एक पेज में आप लिख लेना, ताकि कल हम डायग्राम जब बनाएंगे तो उस डायग्राम में आपको एक एक चीज़ क्लियर होती हुई चलेगी। ठीक है, नर जनन तंत्र का पूरा के पूरा डायग्राम अलग अलग बनाते हुए चलेंगे। ठीक, धन्यवाद।